जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सगारिका घोष जी ने संसद में एक सवाल किया था। आज हम उसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले श्रीमती घोष के इस सवाल को सुनते हैं। On claims of disability pensions by veterans and jawans, the Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. तो सवाल था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एमओडी को सलाह दी है कि वो सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर लिटिगेशन ना करें, यानी वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी एएफटी की जजमेंट्स को इंप्लीमेंट करें। लेकिन इसके बावजूद एमओडी डिसेबिलिटी पेंशन के सभी केसेस में एएफटी की जजमेंट्स के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट श्री संजय सेठ जी ने दिया। उस जवाब को हम कुछ देर में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम श्रीमती घोष के सवाल का विश्लेषण करते हैं। इस विषय में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 6 साल पहले 20 फरवरी 2019 को एमओडी ने अनाउंस किया था कि उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में जो 60 अपील्स की हुई थी उन्हें वापस ले लिया है। मतलब उन एक्स सर्विसमैन को एएफटी में सुनाए गए फैसले के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी, और वो मिली भी। तब ऐसा लगा था कि अब डिसेबिलिटी के पेंशन के कोर्ट केसेस शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। पहला नंबर है 16,000। आज की डेट में देश भर में अलग अलग कोर्ट्स में सैनिकों के डिसेबिलिटी पेंशन के 16,000 से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। दूसरा नंबर 3,000। आज की डेट में एमओडी द्वारा की गई करीब 3,000 अपील देश के अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिनमें एएफटी ने एक्स सर्विसमैन के हक में फैसला सुनाया है, लेकिन एमओडी ने उन फैसलों के खिलाफ कोर्ट्स में अपील फाइल की है। और तीसरा नंबर है 350। पिछले एक साल में केवल दिल्ली हाई कोर्ट ने एमओडी द्वारा फाइल की हुई करीब 350 अपील्स को रिजेक्ट किया है। इन आंकड़ों से यह क्लियर है कि डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लेने के लिए सैनिकों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बारे में हमारे पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने कहा है दैट दिस ट्रेंड इज वेरी डिस्कंसर्टिंग, यानी ये जो सैनिकों को अपने डिसेबिलिटी पेंशन्स के अधिकार लेने के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये बात बहुत चिंताजनक है। वहीं एक्स आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने यह कहा, टू चैलेंज डिसेबिलिटी अवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल सोल्जर्स इन द हाईएस्ट कोर्ट्स वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन द सोल्जर एंड द स्टेट। दिस कुड हैव फार रीचिंग रिपरकशंस। इसका अर्थ है कि अगर एमओडी इस प्रकार बार बार डिसेबिलिटी पेंशन के अवार्ड्स को कोर्ट्स में चैलेंज करती है, तो इससे देश और सैनिक के बीच का जो एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है, वो कमजोर पड़ता है, और भविष्य में इस रिश्ते के कमजोर पड़ने का परिणाम ठीक नहीं होगा। और परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि सैनिकों का मोराल डाउन होगा और देश की सेना कमजोर पड़ेगी। तो ये थे आंकड़े और हमारे सीनियर ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स। अब चलिए ऐसे 3 केसेस का विश्लेषण करते हैं जिनमें कोर्ट्स ने हाल ही में फैसला सुनाया है। इन फैसलों से हमें पता लगेगा कि केसेस को पेंडिंग रखने के पीछे एमओडी का तर्क क्या है और उस तर्क के बारे में कोर्ट्स का क्या कहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले केस से, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में अपना फैसला सुनाया था। इस केस में एमओडी के अलावा दूसरी पार्टी थी एक शहीद सैनिक की पत्नी। यह सैनिक ऑपरेशन रक्षक में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे। 23 जनवरी 2013 की रात यह सैनिक एक एरिया डोमिनेशन पेट्रोल का हिस्सा थे। यह पेट्रोल एलसी फेंस के साथ साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोल के दौरान रात करीब 2 बजे सैनिक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें पास की पोस्ट पर ले जाया गया। वहां पर रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर यानी आरएमओ ने उनका चेकअप किया और बताया
कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और उन्हें फौरन हॉस्पिटल में इवैक्यूएट किया जाना चाहिए। मौसम खराब था, इसलिए हेलीकॉप्टर पोस्ट पर नहीं पहुंच पाया। सैनिक को बाय फुट और बाय रोड चौकीबल एमआई रूम में इवैक्यूएट किया गया, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ का कारण था कार्डियक अरेस्ट। पहले तो सैनिक की डेथ को बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर किया गया, लेकिन बाद में इसे फिजिकल कैजुअलिटी का केस डिक्लेयर कर दिया गया। इस विषय पर एमओडी का 2001 का एक पॉलिसी लेटर है। इस पॉलिसी लेटर के अनुसार डिसेबिलिटी और डेथ के कारणों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी ए में वो केस आते हैं जो फौजी ड्यूटी के दौरान नहीं हुए हैं, जैसे सैनिक की लीव के दौरान घर में हुआ कोई एक्सीडेंट। जाहिर है इन केसेस में कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि ये फौजी ड्यूटी के दौरान नहीं हुए हैं। कैटेगरी बी और सी फिजिकल कैजुअलिटी के दायरे में आते हैं, जैसे कोई सैनिक फौजी गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। तो जब भी किसी सैनिक की डेथ कैटेगरी बी या सी में दिए हुए कारणों से होती है, उनकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। और अंत में कैटेगरी डी और ई आती है बैटल कैजुअलिटी के दायरे में, और इनके केस में फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। इन दोनों पेंशन्स के अमाउंट्स में बहुत फर्क है। स्पेशल फैमिली पेंशन होती है लास्ट ड्रॉन पे का 60%, जबकि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन होती है लास्ट ड्रॉन पे का 100%। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमओडी का 2001 का पॉलिसी लेटर कहता है कि जब भी सैनिक की डेथ वॉर लाइक सिचुएशन में होती है तो इसे कैटेगरी ई में माना जाएगा। और क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी एक वॉर लाइक सिचुएशन की परिभाषा में आती है, इसलिए सैनिक की डेथ बैटल कैजुअलिटी है और फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। यही बात एएफटी ने भी 2018 में कही थी, लेकिन एमओडी ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ऐसे सैनिक का केस है जिसकी डेथ देश की रक्षा करते समय ऑपरेशनल एरिया में हुई थी। ऐसे में सरकार को सैनिक की फैमिली के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फैमिली को अपना अधिकार पाने के लिए 12 साल तक कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस हैरेसमेंट के लिए वो सैनिक की पत्नी को 50,000 रुपए का मुआवजा देंगे। लेकिन सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल यह है कि क्या फैमिली को 12 साल तक, 2013 में डेथ हुई और 2025 में सही पेंशन मिली, 12 साल तक कोर्ट्स के चक्कर लगाने की जरूरत थी, जबकि एमओडी के अपने लेटर के अनुसार यह केस कैटेगरी ई में आता है। क्या यह जरूरी था कि कैटेगरी ई की सिंपल परिभाषा को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े? तो यह था पहला केस। दूसरे केस पर चर्चा करने से पहले आइए ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाब के पहले भाग को सुनते हैं। सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। ग्रेट। बाकी के जवाब को कुछ देर में प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दूसरे केस पर। यह केस है एयरफोर्स के सार्जेंट रोहिताश कुमार शर्मा का। सार्जेंट शर्मा ने 1995 में एयरफोर्स ज्वाइन की और 20 साल बाद 30 नवंबर 2015 को रिटायर हो गए। सर्विस के दौरान सार्जेंट शर्मा को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी की बीमारी हो गई।
लेकिन आरएमबी ने डिक्लेयर किया कि उनकी बीमारी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं थी, इसलिए सार्जेंट शर्मा को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल सकती। सार्जेंट शर्मा ने एएफटी में केस फाइल किया। उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि उन्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले स्लीप एप्नी की बीमारी नहीं थी। नौकरी के दौरान उन्होंने जेएनके और सिक्किम जैसे स्थानों पर नौकरी की। इन स्थानों में एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से उन्हें यह बीमारी हुई थी, इसलिए यह कहना कि इस बीमारी का फौजी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं था ठीक नहीं है। एएफटी ने माना कि सार्जेंट शर्मा का आर्ग्यूमेंट सही है, उनकी बीमारी को एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस माना जाना चाहिए और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। एमओडी ने एएफटी के फैसले के खिलाफ अपील की और केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो एएफटी की जजमेंट से सहमत हैं और सार्जेंट शर्मा को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां जी ने सरकार से ये 3 इंपॉर्टेंट बातें भी कही। नंबर 1, जब सैनिक देखते हैं कि एएफटी में जीतने के बावजूद उनके हर केस को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है तो उनके मोराल पर बुरा असर पड़ता है। इससे सरकार और सैनिक के बीच ट्रस्ट कम होता है, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इन सैनिकों के प्रति सहानुभूति और रिस्पेक्ट का रवैया अपनाए, क्योंकि ये वही सैनिक हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई साल देश की रक्षा में डिवोट किए हैं। नंबर 2, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सैनिक जो एएफटी में केस करता है उसे सरकार सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर लाए, ये ठीक नहीं है। अगर सरकार एएफटी के हर फैसले के खिलाफ अपील करती है तो फिर एएफटी बनाने का उद्देश्य ही क्या था। और अंत में नंबर 3, जस्टिस अभय ओका जी ने सरकार से यह भी कहा कि हर केस में अपील करने की बजाय वो एक क्लियर पॉलिसी बनाएं कि किन केसेस में अपील की जाएगी और किन केसेस में एएफटी के फैसले को एक्सेप्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 3 अप्रैल 2025 से पहले इस पॉलिसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ करेगी। तो ये था केस नंबर 2। अगले केस पर चर्चा करने से पहले चलिए ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाब के दूसरे भाग को सुनते हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। ग्रेट। तो अब आते हैं तीसरे केस पर। यह केस है कैप्टन रीत एमपी सिंह वीर चक्र का। कैप्टन सिंह की उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। उन्होंने 1965 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो एक टैंक ट्रूप को लीड कर रहे थे। उन्हें टास्क दिया गया था कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के सामने एक इलाके में दुश्मन की एक पोस्ट को कैप्चर करना है। इस लड़ाई के दौरान हुई इंजरी में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। उन्हें रिटायरमेंट के समय 80% डिसेबिलिटी दी गई और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलने लगी। 1996 में सरकार ने डिसेबिलिटी की ब्रॉड बैंडिंग की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया।
इस पॉलिसी के तहत 80% की डिसेबिलिटी को ब्रॉडबैंड करके 100% माना जाएगा और 100% के अनुसार ही डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन एमओडी ने कहा कि ब्रॉडबैंडिंग की पॉलिसी लागू होगी 1996 के बाद और वो भी केवल उन सैनिकों को मिलेगी जो इनवैलिड आउट हुए हैं, यानी उन सैनिकों के केस में डिसेबिलिटी की ब्रॉडबैंडिंग नहीं की जाएगी जो या तो 1996 से पहले रिटायर हुए हैं और या फिर जो रिटायर तो 1996 के बाद हुए हैं लेकिन उन्हें इनवैलिड आउट नहीं किया गया है। ब्रॉडबैंडिंग के इस तरीके के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट सभी सैनिकों को मिलेगा, चाहे वो 1996 से पहले रिटायरमेंट गए हैं और चाहे वो 1996 के बाद अपनी सर्विस कंप्लीट करके पेंशन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिन सैनिकों को अभी तक ये बेनिफिट नहीं मिला था उन्हें ये बेनिफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1996 दिया जाए 8% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद एमओडी ने बहुत से सैनिकों को यह बेनिफिट नहीं दिया। उनमें से एक सैनिक थे कैप्टन रीत एमपी सिंह, जिनकी डिसेबिलिटी को ब्रॉडबैंड करके 100% नहीं किया गया। उन्होंने एएफटी में केस किया। 2018 में एएफटी ने फैसला उनके हक में सुनाया। एमओडी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एएफटी के फैसले के खिलाफ अपील की। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में फैसला सुना दिया है और उस फैसले के अनुसार कैप्टन सिंह को 100% डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर फैसले के बावजूद सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कैप्टन रीत एमपी सिंह वीर चक्र को 100% डिसेबिलिटी का बेनिफिट 1996 से मिलेगा। उन्हें सरकार से 8% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही 15% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा और यह 15% इंटरेस्ट उन ऑफिसर से रिकवर किया जाएगा जो कैप्टन सिंह को पेमेंट रिलीज ना करने के लिए जिम्मेवार थे। पर मेरे विचार से यहां भी सवाल अमाउंट का नहीं है और ना ही इसका है कि वो अमाउंट कौन पे करेगा। सवाल यह है कि क्या यह शोभा देता है कि 92 साल के एक वॉर हीरो को इस उम्र में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये था तीसरा केस। इन केसेस के अलावा मैंने 3 और केसेस को अपने एक और वीडियो में डिस्कस किया था। ये भी कुछ ऐसे ही केस थे और ये थे सुप्रीम कोर्ट में सिग्नल मैन धर्मवीर का केस, दिल्ली हाई कोर्ट में कर्नल श्यामानंद झा का केस और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिपाही चेतन मलिक का केस। सिग्नल मैन धर्मवीर का केस 2013 का है, जबकि कर्नल झा और सिपाही चेतन मलिक के केस अक्टूबर 2024 के हैं। इन सभी केसेस में भी ये सैनिक एएफटी में केस जीते। सरकार ने हायर कोर्ट्स में अपील की और हायर कोर्ट्स ने सैनिकों के हक में फैसला सुनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो कुल मिलाकर आज हमने 6 केसेस के बारे में जाना है। ये सभी केसेस उसी सवाल के बारे में हैं जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सगारिका घोष ने संसद में पूछा था कि क्यों डिसेबिलिटी पेंशन के हजारों केसेस में एमओडी ने एएफटी के फैसलों के खिलाफ कोर्ट में अपील कर रखी है। आइए अब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सेठ के जवाब के अंतिम भाग को सुनते हैं। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रेवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है। मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है। इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। I thank the honorable minister, but that was not really an answer to my question. ग्रेट। तो हम सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिक ऑनरेबल मिनिस्टर के आभारी हैं कि उन्होंने देश की सेवा में सैनिकों के कंट्रीब्यूशन की सराहना की,
ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि देश की संसद में हमारे कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया गया। हालांकि इस जवाब में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि एएफटी के फैसलों के खिलाफ अपील करने की पॉलिसी में कोई चेंज किया जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल मिनिस्टर इस पॉलिसी को पक्का चेंज करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि एमओडी 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब फाइल करेगी उसमें यही खुशखबरी आएगी कि एएफटीज ने डिसेबिलिटी पेंशन के जिन केसेस में सैनिकों के हक में फैसला सुनाया है उनकी डिसेबिलिटी पेंशन जल्द से जल्द रिलीज की जाएगी। तो इसी हैप्पी थॉट के साथ गुड बाय। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।